हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है and this is a written document that contains a set of rules and principles that are required for governing a country। मतलब कि एक written document है जिसके अंदर डिफरेंट रूल्स, प्रिंसिपल, लॉज बनाए जाते हैं जो कि किसी देश को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सब लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट मिलने का अधिकार होता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी अगर किसी के साथ भेदभाव होता है किसी भी तरीके का। सेकेंड वन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज राइट टू वोट एंड चूज गवर्नमेंट ऑफ योर चॉइस। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सिटीजन जो है वो 18 ईयर्स से अबव है उन सभी को राइट होता है वोटिंग करने का, राइट ये तो आप सबको पता होगा। एंड चूज गवर्नमेंट, अपनी चॉइस की जो भी गवर्नमेंट उन्हें लगता है कि वो उनके हक में या हित में काम कर सकती है इन फ्यूचर, वो उसको चूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी सिटीजन या नागरिक के साथ कास्ट, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके जेंडर और जहाँ पे वो पैदा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फोर्थ वन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। इंडिया में हर एक नागरिक अपने एक्सप्रेशंस या जो उनकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, इसका ये मतलब हुआ। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सोसाइटी टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स which differentiates it from other societies and it is formed through consensus। इसका क्या मतलब हुआ, जो संविधान है किसी भी कंट्री का वो सोसाइटी यानी कंट्री को फॉलो मतलब बताता है कि कौन से सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, कौन से लॉज जो है उनको फॉलो करना है। इसके आधार पर एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से डिफरेंट जो है वो मानी जाती है और ये बनाया जाता है कॉन्सेंसस से, मतलब कि सर्वसहमति के द्वारा। इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कुछ भी रूल्स जो उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे फायदे के हित में है वो उन्होंने बना दिए। जो वहाँ देश के नागरिक होंगे उनकी सहमति भी बहुत ज़रूरी होती है जब भी संविधान बनता है। अब जो इम्पोर्टेंट नेम जिन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। वो उस टाइम पे थे लॉ मिनिस्टर। और एक और अनाउंसमेंट, अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं कि कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, कौन चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन कौन था, कब इंडियन जैसे नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम उनको अडॉप्ट किया गया, मैंने सारी डेट्स जो हैं वो अपनी यूट्यूब वीडियो में दे रखी हैं। वो मैं लिंक आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स के अंदर, आप ज़रूर से उसको जाके एक बार चेक कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा डेट्स को याद करना। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, संविधान क्या होता है, बेसिक आइडिया हमें लग गया। अब किसी कंट्री को संविधान की क्या ज़रूरत है वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कोई कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर है कोई कंट्री जिसका संविधान है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, वो नहीं भी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड द यूएई। ये तीनों कंट्रीज जो हैं इनमें पॉलिटिकल पावर जो है कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और अ पार्टी। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, बट यस इनका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन रखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या है? अब यहाँ पे स्टेट यहाँ पे यूज किया गया है गवर्नमेंट के लिए, जो कंट्री में गवर्नमेंट है उसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेमवर्क, एक बेसिक ढांचा बनाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कौन से लॉ सिस्टम्स को वो फॉलो करेगी। सेकेंड वन इज सेट्स आउट हाउ लॉ इज टू बी मेड। जो लॉज गवर्नमेंट फॉलो करेगी उनको किस तरीके से बनाया जाएगा ताकि वो सिटीजन के हक में रहें। थर्ड वन इज प्रिंसिपल्स विच स्टेट इज फाउंडेड। इसके अलावा सिद्धांत कौन से हैं जिनके आधार पर गवर्नमेंट को बनाया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी ऑफ नेपाल। ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमें किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेट सर्टेन रूल्स एंड आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन डिजायर टू लिव इन। मतलब कि जो संविधान है वो डिसाइड करता है रूल्स एंड आइडियाज जो कि बेसिस बनाते हैं कि हमें कैसी कंट्री में रहना है। मतलब एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री हम क्या डिजायर करते हैं कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई चोर है या कोई भ्रष्ट नेता है, ठीक है, तो जब वो रूल्स बनाएंगे तो वो कैसे रूल्स बनाएंगे, उनकी ड्रीम कंट्री क्या होगी। तो चोर ऐसे रूल्स बनाएगा कि वहां पे अगर मैं चोरी भी करूं या फिर कोई चोरी कर रहा है तो उसको सजा ना हो। थीफ्स के लिए रूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट रहे, ठीक है। तो ऐसे नागरिक जो सिटीजन है किसी भी कंट्री के, वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको फायदा दे वैसे रूल्स बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है सिटीजन्स को ऐसी कंट्री बनाने में। अब नेपाल की स्टोरी क्या थी? नेपाल में बिफोर 1990 ओके मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्की सिस्टम क्या होता है? मोनार्की में होता है कि किसी कंट्री के ऊपर किसी राजा या रानी का रूल चलता है। तो किंग ज्ञानेंद्र जो थे, उनके फादर जो थे वो बिफोर 1990 वहाँ के राजा थे, उनका वहाँ पे रूल चलता था। बट इन 1990 इंडिया नेपाल को फुल्ली डेमोक्रेटिक सेटअप में कन्वर्ट कर दिया गया। वहां पे जो है वो डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। अब किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो 1990 में रूल करने आए। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट। वो चाहते थे कि फिर से मोनार्की सिस्टम जो है वो नेपाल में लागू हो जाए, ठीक है। बट लोगों को क्या पसंद था? उन्हें डेमोक्रेसी पसंद थी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के अंदर रूल्स थे वो लोगों के हित में थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? किंग ज्ञानेंद्र ने अब मोनार्की को फिर से लागू करना शुरू किया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ। प्रोटेस्ट किस किस ने किया? माओइस्ट कम्युनिटी, आर्मी एंड सिटीजन्स ऑफ नेपाल, ओके। अब इसके रिजल्ट में अब विद्रोह होगा किसी भी राजा या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो उनको मिल जाएगी स्वतंत्रता। इन 2008 फुल्ली इंडिपेंडेंस जो थी मोनार्की से वो नेपाल को मिल गई। उसके रिजल्ट में नेपाल में बनाया गया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान वहां पे बनाया गया। क्यों बनाया गया? टू रिफ्लेक्ट आइडियाज विच आर फेवरेबल टू द सिटीजन्स। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी आपको बताया था कि लोग जो है वो ऐसी कंट्री डिजायर करते हैं जिसमें ऐसे रूल्स हो जो उनके हित में रहे। नेपाल के लोगों ने सेट ऑफ रूल्स बनाए जो उनके फेवर्स में रहे। तो इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रूफ हो गया, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की। डेमोक्रेटिक सेटअप में जो गवर्नमेंट है वो पूरी स्वतंत्रता छूट देती है लोगों को, जैसे गवर्नमेंट वगैरह चूज करने की। डिक्टेटरशिप में पूरी पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर के हाथों में थी इन जर्मनी, ओके। मोनार्की होता है किंग या क्वीन का रूल। ऑल्सो हेल्प्स डिफाइन डिसीजन मेकिंग अमंग अबव। इन तीनों के बीच में डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री के अंदर अप्लाई होगा। या तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, या तो वो डिक्टेटरशिप बनेगी, या तो वो मोनार्की बनेगी, ओके। द थर्ड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेफगार्ड अगेंस्ट पावरफुल अथॉरिटीज। संविधान
जो नॉर्मल नागरिक हैं उनको बचाता है पावरफुल अथॉरिटीज़, जैसे गवर्नमेंट होगी वो पावरफुल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्रीज़ की। तो अगर वो अपनी जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग किसी गलत तरीके से कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको बचाता है अगेंस्ट दिस पावरफुल अथॉरिटीज़। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, ये भी आपकी बुक में दिया गया है, क्लासरूम एग्जांपल। जैसे एक लड़का है, सपोज सुरेश, उसको जो है मॉनिटर बना दिया गया। अब मॉनिटर के हाथ में पावर होती है, उसने सोचा कि मैं बुली कर देता हूँ। दूसरा लड़का था रमेश, उसके साथ उसकी बनती नहीं थी, तो उसने टीचर को नाम दे दिया कि रमेश जो है वो शोर कर रहा है, बल्कि रमेश जो था वो पढ़ाई कर रहा था, वो शोर नहीं कर रहा था। तो ये एक तरीके की बुली हो गई, क्योंकि मॉनिटर सुरेश बना था, उसके हाथ में पावर थी उस दिन, तो उसने झूठ में ही रमेश का नाम फंसा दिया। तो इस सब से बचाता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन इन रियल लाइफ सिनेरियो, अगर आपकी कंट्री में कुछ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ensures that a dominant group doesn't use its power against less powerful groups। अब संविधान जो है इंश्योर करेगा डोमिनेंट ग्रुप भी हो गया, जैसे पावरफुल अथॉरिटी है, या फिर कोई ऐसा धर्म है जिसके लोग ज्यादा है किसी कंट्री के अंदर, वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं सपोज उनको ना दबाए। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लासरूम का ही एग्जांपल। सपोज किसी क्लास में स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स, उसमें से 30 जो बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप में आ गई, बॉयज़ जो है वो मेजोरिटी ग्रुप में आ गई। जब गेम्स पीरियड चला तो टीचर ने बोला कि आप लोग क्रिकेट खेल लीजिए। क्रिकेट जो है वो ऑब्वियसली बॉयज़ का फेवरेबल गेम है, और बॉयज़ ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं क्रिकेट खेलने में। तो लड़कियां डिस्कस करती हैं कि टीचर ने ये अच्छा नहीं किया, मतलब ये किसी भी तरीके से फेयर नहीं है कि जो बॉयज़ को पसंद है गेम या जो कंफर्टेबल है उन्होंने उसे खेलने के लिए बोल दिया, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है क्रिकेट में। तो इसके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड करता है रियल लाइफ सिनेरियो में सिटीजन्स को। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ बैलेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी ग्रुप्स ऑफ कंट्री। ओके, रिलीजियस डोमिनेंस इन कंट्री इसका एक एग्जांपल है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था इसके बारे में। अब फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब इस पॉइंट में क्या है, कभी कभी हम लोग भी लाइक गलत डिसीजन ले लेते हैं कि यार हम सोच लेते हैं कि अगर किस हमारी कंट्री में डिक्टेटरशिप होती तो अच्छा था, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो डिक्टेटरशिप में जो लोगों ने जुल्म सहे होते हैं वो ज़्यादा ख़राब है डेमोक्रेसी से। जब आप अपनी गवर्नमेंट से तंग आ जाओगे तो आप सोचते हैं यार इसका कोई अल्टरनेटिव ले लेते हैं, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो डेमोक्रेसी इज बेस्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें सेव करता है अपने ही डिसीजन से, जो हम कभी कभी सोच लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा होता तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता। ओके, तो ये पांचों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए। अभी हमने पढ़े फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड पॉइंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना के कल तक अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। तो तब तक के लिए आप जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, एंड कल जो मैं वीडियो डालूंगी उसको ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।